ज्योमेट्री में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे के कॉन्सेप्ट लाइन एंड एंगल में। लाइन एंड एंगल में हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आई थिंक ये सेशन आखिरी सेशन होगा और इसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे का सेशन होगा जिसमें हम लोग अभी सीजर्स कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसको सीजर्स कॉन्सेप्ट नाम देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। आपको नाम वाम पता हो ना हो, यूजेज पता होने चाहिए। मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है, आपको एपोलोनियस थ्योरम के बारे में नाम हो ना हो पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एप्लीकेशन कहाँ है वो पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। जब भी ऐसा फिगर बनता है तो बस इतना काफ़ी है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, बस इतना आना चाहिए। वैसे ये जब कभी ऐसा फिगर हो तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। इसमें दो तरह के का ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है, एक कॉन, इसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और सॉरी इसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 4 भुजाएं हैं, तो ये एक तरह का चतुर्भुज है। और जिसके गुफा में घुसा हुआ है तो केव बना हुआ है, वो कॉनकेव, और जो बाहर निकला हुआ है कॉन्वेक्स। 2 तरह के क्वाड्रिलेटरल होता है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट पूछा नहीं जाता कॉनकेव कॉन्वेक्स, बस मैं बता दिया नाम के लिए। सर इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर के तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। और नॉट फॉर हियर ऑल्सो कि 130 प्लस 120 प्लस 70 जो है वो 320 आएगा, और a प्लस बी प्लस थीटा जो है वो x आएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि सर ये आता कैसे है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल का, उसी कॉन्सेप्ट से ये निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल का? मैं उस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को ट्रायंगल में पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पे सिखा रहा हूं, सीख लेना। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अगर कोई ट्रायंगल बना है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा क्योंकि ये तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल होंगे। त्रिभुज का तीनों आंतरिक कोण होंगे और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसके अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल है इसका सम होता है ये। कैसे आता है हम लोग ट्रायंगल में प्रूफ करेंगे, अभी आप याद रख लो। अगर हम बोल दूं ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, तो जो मेरा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आएगा ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा। अगर ये अल्फा ये बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा आता है। बस इस छोटी सी बात को ध्यान देना है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही फोटो बने। ऐसा फोटो बन गया, अगर ऐसा फोटो बन गया, बोला ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी इसके दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा फोटो बन गया तो भी आपका a और ये मान लेते हैं b है, तो इसका वैल्यू a प्लस बी आएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा, कोई भी तरीके से फोटो बन सकता है। अगर ऐसा फोटो बन गया तो अगर मान लेता हूं ये थीटा है और ये बीटा है, तो इसका वैल्यू थीटा प्लस बीटा आएगा। अगर मान लेते हैं ये x है और इसको मैं एक्सटेंड कर दिया तो ये थीटा प्लस x हो जाएगा। मान लेते हैं इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये x प्लस बीटा हो जाएगा। मान लेते हैं इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये थीटा प्लस x हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ गए ओवरऑल? हाँ सर, ओवरऑल समझ गए कि जो मेरा एक्सटेंड हो रहा है और जहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है वो अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। याद हो गया? याद हो गया। इस पर्टिकुलर थिंग को यूज करके हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखेगा क्लियर हो जा। दिख रहा है? दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे लाइन थे, हाँ, मैं किसी एक लाइन को इस पॉइंट से चाहे तो इसको आगे बढ़ा दिया, हमने इसी को आगे बढ़ा दिया, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ऐसे हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला सर एक त्रिभुज बनते हुए। कौन सा त्रिभुज? ये वाला।
ये त्रिभुज मुझे बनते हुए दिख रहा है, दिख गया? हाँ सर। जिसका ये ए डिग्री और बी डिग्री इंटीरियर एंगल है, जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ओ ए प्लस बी डिग्री होगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री होगा। बोलोगे जी सर बात तो एकदम सही है। अब मैं बोलूं, फिर जब हमने इस वाले कलर के त्रिभुज को देखा, कौन से कलर के? इस वाले को, तो सर ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। हाँ, तो मुझे क्या पता चला, जो x है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो जो x आएगा a प्लस बी बराबर थीटा, a प्लस बी प्लस थीटा आएगा, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा a डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस थीटा डिग्री। कैसे मुझे x की वैल्यू a प्लस बी प्लस थीटा मिला, क्या आपको समझ में आ गया? जी सर। इस पर्टिकुलर मेथड से अपने पेपर में सीधे सवाल आते हैं, सीधा सीधा, मतलब आपको आता है, बिना पेन उठाए आंसर टिक करके चले जाओगे, इतना इजी। तो एक सवाल आपके सामने बेसिक सा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करिए। अगर मुझे ये 30 डिग्री, ये 55 डिग्री और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी? सर x की वैल्यू होगी 30 प्लस 45 प्लस 55, 55 45 100 प्लस 30 130 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 130 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू सु मोटू सु प्यारू सु सवाल। हर थोड़ा पेशेंस रखो भाई, 10 दिन में आपकी ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म नहीं करना है, आप लोग की बात समझते नहीं हो। मैं कोई भी चैप्टर, आप कभी यूट्यूब पे पढ़े हो मेरे से? एक टाइम था मैं सबसे कंसाइज पढ़ाता था, एक लेक्चर में परसेंटेज खत्म, 2 लेक्चर में प्रॉफिट लॉस खत्म, 1 लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट खत्म, 2 लेक्चर में CI खत्म, 1 लेक्चर में 3.5 घंटे 4 घंटे का दिया तो टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म, 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में ज्योमेट्री खत्म, 6 से 8 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री खत्म, 8 लेक्चर में अलजेब्रा खत्म। आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाया हूँ कोई भी चैप्टर, तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगा कोई भी चैप्टर। मुझे खत्म करने आता है और मुझे ये भी पता है बस ये पढ़ लो काम खत्म हटाओ। लेकिन मैं प्रॉपर, जो मेरा बैच है इसको मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, ढंग से पढ़ा रहा हूँ, इतना ढंग से कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तभी तो इसके हर बार बोलता हूँ कि एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, बार बार भटकना नहीं है। एक बार मैं सब कुछ दे दूंगा और आप अच्छे से पढ़ना। आपको पता नहीं मैं रात को कितना बजे शूट कर रहा हूँ क्लास, लेट नाइट शूट कर रहा हूँ, तो मैं क्लासेस हमेशा अपना एफर्ट डालता हूँ। अब कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, इस वजह से लेट हो जाता है, तो माफ़ करना। मैं फिर भी अभी आप देखो तो रेगुलर के 2 से 3 क्लासेस दे रहा हूँ आपको, तो आ जाओ पढ़ते जाओ, बातें नहीं करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इस बार ये है 50 प्लस 30 प्लस x बराबर ये आना चाहिए 50 30 80, x को 40 रख देंगे तो 120 आ जाएगा। बोलोगे जी सर, खेला खत्म। अगले सवाल को देखो, ये सवाल आपके CDS का आया हुआ सवाल है, ये CDS का आया हुआ सवाल है। अब देखो, जानते हो एग्जामिनर को पता चल गया कि सीधे कैंची बना के दे रहा हूं, लौंडे तेज हो गए हैं, रट के आ रहे हैं। अब वो थोड़ा घुमा के देना शुरू किया। कैसे दिया देखो, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई का वैल्यू बताए। आपको ये 80 दिया हुआ है, ये 150 डिग्री दिया हुआ है। क्या आपको इस फिगर में वो फिगर देख पा रहे हो जो आपको पढ़ाया गया है? आपको पढ़ाया हुआ फिगर ये वाला फिगर है, क्या ये फिगर इसमें खोज पा रहे हो? हाँ सर ये खोज पा रहे हैं, हमने खोज लिया। क्या आपने खोजा? हाँ हम भी खोज चुके हैं। तो आओ देखते हैं कहां पे है। हमने नोटिस किया P से उठाया लाइन, P से Q तक, बस। क्या आपको फोटो दिख गया? क्या आपको ये फोटो दिखा जो ये इस तरीके से करके बनाया गया है? ये फोटो आपको साफ साफ दिख रहा है? हाँ सर ये फोटो आप देखे देखे से नहीं लग रहा है। हाँ सर, तो मैं बोल सकता हूं कि 80 प्लस x प्लस वाई बराबर 150। तो x प्लस वाई को क्या लेना पड़ेगा? x प्लस वाई को 70 ले लूंगा तो 150 हो जाएगा। मतलब आपको कहां पे नहीं नोटिस करना था, तो आपको इस लाइन को बिना नोटिस किए काम चलाना था। ये लाइन मुझे नजरअंदाज कर देने हैं, जैसे आपको किसी ने नजरअंदाज कर दिया था, समझ गए? नजर में होते हुए नजरअंदाज हो गए थे, वैसे वो ब्लैक वाले लाइन को नजरअंदाज कर देना है। आपके लिए ये फिगर सिर्फ फोकस करना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ो।
एक सवाल आपके सामने, छोटा सा सिंपल सा सवाल है। बोला है कि एल का वैल्यू क्या होगा, एल का मान ज्ञात करें। एल क्या है सर? ये मुझे इतना छोटी सी एक बात पता है सर, वो बात ये पता है कि m प्लस ओ प्लस एल बराबर m होगा, m प्लस ओ प्लस एल बराबर n होगा। तो l की वैल्यू होगी n माइनस m माइनस ओ। तो n माइनस m माइनस ओ, ऑप्शन ए जो है वो क्लियर है। h देखने में लग रहा है लेकिन आप ध्यान मत दो, n माइनस m माइनस ओ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी सवाल आपके CDS का आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो। द एंगल x डिग्री, a डिग्री, c डिग्री एंड 180 माइनस b डिग्री आर इंडिकेटेड इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें x, a, b, c सब दिया हुआ है जो है, आपको कौन सा कथन सही है बताना है। सर हमें सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, किस चीज से? उस फोटो से जो कैंची फिगर आपने पढ़ाया है। हम उस कैंची फिगर पे फोकस करना शुरू करते हैं। अगर मैं उस कैंची फिगर पे फोकस करूं तो कुछ ऐसे बन रहा है। सर हमें दिख चुका है, अच्छा बहुत तेज बच्चे हो। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, बस इतना ही। बोलोगे एकदम सर दिख रहा है हमें चीजें बहुत अच्छे से। अगर आपको चीजें अच्छे से दिख रहा है तो बोलोगे c डिग्री। अब ये सर x है तो ये बचा हुआ क्या होगा? ये बचा हुआ सर होगा 180 माइनस x डिग्री। ये 180 माइनस b है तो ये बचा हुआ क्या होगा? b डिग्री। सर ये a है तो ये क्या होगा? ये होगा सर 180 माइनस a डिग्री। अब मैं बोलूंगा कि c डिग्री प्लस 180 माइनस x डिग्री प्लस b डिग्री बराबर होगा 180 माइनस a डिग्री। 180 से 180 खत्म। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो a को इधर ला देता हूं और x को उधर भेज देता हूं, तो a प्लस बी प्लस c जो होगा x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? बोलोगे जी सर ऑप्शन सी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू सु मोटू सु सवाल। CHSL का आया हुआ सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। 2 सवाल उस साल आए थे CHSL 2019 में, जो कि पेपर हुआ था आफ्टर कोविड, फर्स्ट कोविड लॉकडाउन 2020 में। और उसमें कुछ सिर्फ इतने टफ हुए थे, इतने टफ हुए थे कि लोगों की हालत खराब हो गई थी, और कुछ सिर्फ इतने आसान हुए थे ना। देखो मैथ्स का पेपर ही मैक्सिमम चांस होता है कि पूरे ओवरऑल शिफ्ट को डिफिकल्ट बनाए। मैथ्स का पेपर अगर आप पास्ट का हिस्ट्री देखोगे तो मैं ऐसा नहीं मैथ का टीचर हूं तो खुद की तारीफ कर रहा हूं। अगर मैथ का सेक्शन डिफिकल्ट किया, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट। मैथ का सेक्शन थोड़ा सा इजी किया, ओवरऑल पेपर मॉडरेट हो जाता है। अगर अदर सेक्शन को डिफिकल्ट भी करता है तो भी मॉडरेट पेपर कहलाता है। लेकिन मैथ का पेपर डिफिकल्ट बनाते ही ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश डिफिकल्ट बना देगा फिर भी पेपर का हम लोग ये नहीं बोलते कि डिफिकल्ट पेपर आया था, हम लोग बोलते हैं मॉडरेट पेपर आया था। रीजनिंग डिफिकल्ट बनाते हैं फिर भी हम लोग बोलते हैं मॉडरेट पेपर आया था। अब देखो कि मैथ्स का सेक्शन जैसे डिफिकल्ट बनाता है, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग ये चीज होता है। उस साल CHSL में 2 सवाल आए थे, दोनों खूब अच्छे थे। ये तो तब भी इजी था, और एक सवाल इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट जो कि इस कैटेगरी से, ट्रेपेजियम के कैटेगरी से आया था। अभी हम लोग इस सवाल को कर रहे होंगे। क्या है सवाल? इन द गिवन फिगर एंगल ACB प्लस BAC बराबर 80 डिग्री। मुझसे दिया है, सवाल को पढ़ते जाना, कि दी गई आकृति में एंगल ACB मतलब ये एंगल प्लस BAC मतलब ये एंगल, इस दोनों का सम 80 डिग्री दिया है। अगर मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे यार, मेरे दोस्त, आप ये बता दो सर इसका और इसका सम क्या ये नहीं आएगा? क्या ये बात आपको बोलने में दिक्कत है? बता दो। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है इसके। बोलेंगे एकदम बात सही है मास्टर। आगे बढ़ते हैं। मुझे BCE 45 दिया है, मुझे BCE 45 दिया है, मुझे BDE 35 दिया है, BDE 35 दिया है। मुझसे पूछा है कि अंकित कोण CD क्या होगा। सर अब तो इजीली बता दूंगा। मेन पॉइंट था कि इसका और इसका सम दिया था, तो आपको समझना है कि इसका और इसका सम ये होगा, बस यही मेन पॉइंट था। जैसे आप समझ गए, बोलोगे सर साफ साफ है ये प्लस ये प्लस ये, तो 45 और 35 हो जाएगा 80, और 80 और 80 160 जो होगा ये सही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो होगी 80 प्लस 45
प्लस 35। 160 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? बोलोगे जी सर, धुआं धुआं क्लियर है। अगला सवाल जो कि आपके कभी कभार सीडीएस में पूछा जा चुका है, मीडियन ऑफ दिस, मतलब इसके बीच वाले सवाल से। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर मेरा ऐसा फिगर है, तो अगर ये x है, अगर ये y है, अगर ये z है, तो मैं बोल देता हूं ये जो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। लेकिन अगर मेरा सवाल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा एक्सटेंड क्या कर दूं, बोल दूं कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर याद है ना, जो दिए गए एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। अगर ये पूरा एंगल 2x था तो इसे दो इक्वल भागों में बांट दिया, और अगर ये पूरा एंगल 2y था तो इसे दो इक्वल भागों में बांट दिया। 2y है और मुझसे बोले कि ये मेरा b है, ये मेरा a है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू आता है थीटा बराबर a प्लस बी बाई 2। कैसे आता है? प्रूफ कर दूं? आ जाओ कर देता हूं। बेसिक से ही प्रूफ है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बेसिक से प्रूफ कर लेंगे। देखो, अगर मैं बोलूं मैं a का वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा? सर मैं अगर थीटा का वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा? तो a प्लस एक्स प्लस वाई बराबर थीटा। तो मैं बोलूंगा सर थीटा का वैल्यू है a प्लस एक्स प्लस वाई। अब मैं अगर बोलूं सर b की वैल्यू लिखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो सर b की वैल्यू दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक b का वैल्यू लिख सकता हूं थीटा प्लस एक्स प्लस वाई बराबर b। तो b की वैल्यू हो सकती है थीटा प्लस एक्स प्लस वाई। अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी b का वैल्यू लिख सकता हूं, नीड नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं जिससे आपकी समझ बिल्ट होती रहे कि a प्लस एक्स 2x प्लस वाई 2y। तो मैं b को ऐसे भी लिख सकता हूं कि a प्लस 2x प्लस 2y। कोई आपको दिक्कत, कोई आपको कष्ट किसी भी प्रकार का? बोलोगे नहीं सर। अगर आप समझना चाहो तो इसमें अब आप आगे समझना। सर हमने क्या सीखा? हमने सीखा थीटा को ये लिख सकते हैं, हमने सीखा बी को ये लिख सकते हैं, हमने सीखा बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। सर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इन तीनों में रिलेशन, इन तीनों में रिलेशन ए बी थीटा। मतलब हमें क्या नहीं चाहिए? हमें सर ए और बी नहीं चाहिए, हमें ए और बी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो मत लो, कौन जबरदस्ती बोल रहा है लेने के लिए? हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का नीड नहीं थी, मैं पहले ही बोला था, बस आपको समझाने के लिए लिखा था। हमने बोला कि एक काम करते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो थीटा से माइनस किया तो थीटा माइनस बी, ए से माइनस किया तो ए माइनस थीटा, एक्स से माइनस किया तो एक्स से एक्स खत्म, वाई से माइनस किया तो वाई से वाई खत्म। थीटा को इधर बी को इधर भेजा तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और ये हो गया ए प्लस बी। तो थीटा की वैल्यू क्या आई? ए प्लस बी बाई 2। मतलब जो थीटा होता है वो एवरेज होता है दोनों गिवन एंगल का, दोनों गिवन एंगल का एवरेज होता है। आपके सामने एक केस और बनता है, एक केस और बनता है। उससे पहले एक सवाल सॉल्व कर लो, फिर उस केस को समझना। इस सवाल को करो। सवाल यह है कि थीटा का मान क्या होगा? बोलोगे सर थीटा का मान होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो थीटा का मान होगा वो 115 डिग्री प्लस 35 डिग्री अपॉन 2। तो 35 115 150 अपॉन 2 75 डिग्री आएगा, 75 डिग्री आएगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपको आगे एक छोटी सी बात समझाता हूं, आपको ध्यान रखना वो इतना कुछ खास नहीं है, इसको आप याद रख सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि डबल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एक बार इस पूरे एंगल को, किस पूरे एंगल को? इस पूरे एंगल को इससे बाइसेक्ट करा दिया, और एक बार इस छोटे एंगल को इससे बाइसेक्ट करा दिया, तो उतना कोई बहुत परेशान होने वाला बात नहीं है। अगर आपको लिखना है तो मान मान के भी लिख सकते हो कि मैं बोल दूं कि सर ये मेरा x है तो ये भी मेरा x हो जाएगा, अब मेरा ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ये मेरा y है तो ये भी मेरा y हो जाएगा, तो ये मेरा 2y हो जाएगा, तो ये 2y ये भी 2y। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अब मुझे जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकता हूं। वैसे ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है ये, तो बोल सकता हूं कि जो a प्लस बी बाई 2 आएगा वो c के बराबर आएगा,
और जो डी है वो किसके बीच में है, जो डी है वो किसके बीच में है, आप ध्यान से देखो। तो डी सर ए प्लस सी बाई टू होना चाहिए ना, डी तो ए प्लस सी बाई टू होना चाहिए, बी प्लस सी बाई टू गलत है क्योंकि डी जो है इस दोनों के बीच में है, तो यहां पे ना ए प्लस सी बाई टू लिख देना, डी जो है वो ए प्लस सी बाई टू होनी चाहिए, डी जो है वो ए प्लस सी बाई टू होना चाहिए क्योंकि इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर के बीच में है, तो डी का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू, और जो सी है इस दोनों के एंगल बाइसेक्टर के बीच में है, तो सी हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, क्योंकि हमने पिछला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस दोनों का एवरेज होता है, तो इसका और इसका एवरेज डी और इसका एवरेज सी। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। प्रूफ करना है तो वैसे ही प्रूफ करोगे कि ए प्लस एक्स प्लस वाई बराबर डी, ए प्लस टू एक्स प्लस टू वाई बराबर सी, या फिर डी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर सी, फिर आप प्रूफ करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे समझना, एक सवाल है, अगर जो रट्टा लगाता है ना उसका वहीं पे गलती होता है, इसीलिए मैंने लिख रखा है केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है, रट्टा नहीं लगाना। अब क्या है ना, सब लोग रट्टा लगाए हैं, हमने ये सवाल खुद से बनाया है क्योंकि मैंने देखा कि सारे टीचर्स ने इसे बहुत चिल्ला चिल्ला के ये वाला रटवा दिए थे, ये वाला कि जब भी बीच में आए आधा कर दो, जब भी बीच में आए आधा कर दो। हमने बोला कि अगर एग्जामिनर कमीना निकला और वो एंगल बाइसेक्टर दिया ही नहीं, वो कुछ ऐसा दे दिया कि ये ए है, ये 2a है, ये बी है, ये 2b है, फिर आप क्या करोगे? फिर जो जबरदस्ती जल्दीबाजी करने वाला बच्चा होगा 45 प्लस 120 एक्स की वैल्यू लिखेगा कि 165/2 और फिर बोलेगा सर ये तो 83.5 आंसर, 82.5 आंसर आना चाहिए था। आया क्या? नहीं। गड़बड़ कहां है? दया पता लगाओ। पता ये लगाना है कि हमने कंडीशन वहां पे छोड़ दिया है, काफी लोग छोड़ देते हैं। कंडीशन ये है कि वो एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या आप उस कंडीशन को फोकस किए थे? अगर उस कंडीशन को फोकस किए हो तो देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर है? नहीं है, नहीं है, इट मीन्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से। बोलूंगा 45 प्लस 2a प्लस 2b बराबर x, 45 प्लस 2a प्लस 2b बराबर x, और मैं फिर बोल सकता हूं कि x प्लस a प्लस b बराबर 120, x प्लस a प्लस b बराबर 120। अब सॉल्व करो। सर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें a और b नहीं चाहिए, तो a और b को खत्म कर दे, खत्म कर देते हैं, कर दो। हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2x 2a 2b और 120 गुणे 2 240, 240। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? सर 45 से 2x घटाया, 45 माइनस 2x, 2a से 2a घटाया, 2b से 2b घटाया, तो x माइनस 240 यहां आ गया। 240 प्लस 45 और 2x प्लस x, 2x प्लस x 3x और 240 प्लस 45 285। x बराबर 3 नमा 27, 3 5 15। x की वैल्यू 95 डिग्री आई। ले भैया 95 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। हम हैं तो क्या गम है, ये सब सवाल हमारे बनाए हुए हैं, आगे से मैं चेक करके लाऊंगा। 95 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर? आगे पढ़ते हैं। आगे एक ऐसा फिगर बन के आता है तो काफी लोग कंफ्यूज आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल। 2 इंटीरियर एंगल बराबर होता है 2 एक्सटीरियर एंगल के सम के। कैसे होता है? प्रूफ करना चाहो, बहुत सिंपल प्रूफ है। जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे ये बात होता है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को लगा दो। पानी है भी नहीं। जब हमने लगाया सर तो क्या मिला? बहुत सिंपल सा चीज है। हम बोलेंगे ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस है। ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस बी।
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 360 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई प्लस 180 माइनस बी बराबर है 360। 360 से 360 खत्म, तो x प्लस वाई बराबर है a प्लस बी के। x प्लस वाई बराबर है a प्लस वाई के। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है मास्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ सवाल सॉल्व करो। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो पेपर में सॉल्व कर लोगे कि ये 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 होता है। फिर भी अगर आपको करना है तो बोलोगे 75 प्लस 65 बराबर होगा 60 प्लस वाई के। 60 प्लस वाई बराबर होगा 75 प्लस 65 के। तो y की वैल्यू क्या होगी? 75 प्लस 65 माइनस 60। तो y की वैल्यू होगी 75 और 5 80। 75 और 5 80। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। आगे एक सवाल आपके सामने जो कि किसी पेपर का आया हुआ नहीं है, हमने लिखा है अपने से सवाल। देखो, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ x प्लस वाई बराबर 168 डिग्री। x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है। अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? y प्लस 2y 3y डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 3x 5x के। तो यहां से आप x अपॉन वाई लिख सकते हो, जो कि आएगा 3 अपॉन 5। मुझे x अपॉन वाई का वैल्यू पता है, मुझे x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। देखो यहां पे आप मान सकते हो मॉड में है, जिससे नेगेटिव वैल्यू ना लेना, नेगेटिव वैल्यू ना लेना। मैं बोलूं x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 3 प्लस 5 8 यूनिट। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 5 2 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है? 168 डिग्री। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 से काटोगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8। 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2 गुणे 21 42 डिग्री। 8 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन था, 2 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दिया रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा के, क्योंकि आपको बेसिक सॉल्व करना नहीं पड़ा। क्लियर है? जी सर। आगे चलो। आगे इसको लैडर थ्योरम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। हमें उस सबसे नाम से पता नहीं भैया, हमें पता है कि इसमें रेशियो बराबर होता है। कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम 10th क्लास में पढ़ना था। जब सिमिलरिटी या फिर थेल्स थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रूफ कराऊंगा कैसे होता है। यहां मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं क्या होता है। ध्यान देना, जब भी ऐसा फिगर आए कि कंटिन्यूअस बहुत सारे पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर दिया जाए, कंटिन्यूअस बहुत सारे पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर दिया जाए, तो जो उनके साइड्स के बीच में रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब जो मैं इधर से लूंगा वो मैं उधर से लूंगा। कैसे लूंगा, क्या लूंगा, सिखाता हूं। अगर मैं बोला कि जो मेरा x रेशियो y होगा, जो मेरा x रेशियो y होगा, x और y, वो बराबर होगा p रेशियो q के, वो बराबर होगा p रेशियो q के। जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा y रेशियो z होगा, ध्यान दे जाना, वो बराबर होगा मेरे, इधर से y और z लिया हूं तो इधर से q और r ले लूंगा, उसके सामने सामने वाला q रेशियो r के। अब मैं बोला ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो मेरा x रेशियो z होगा, वो बराबर होगा, इधर से भी ले लो, p रेशियो r के। ऐसे भी ले सकता हूं कि जो मेरा x रेशियो x प्लस वाई होगा, तो मैंने x रेशियो x प्लस वाई लिया है तो इधर से भी ले लूंगा p रेशियो p प्लस क्यू, वो p रेशियो p प्लस क्यू के बराबर होगा। कल को मैंने, मेरा मूड खराब हुआ, मैंने ऐसे ले लिया कि जो मेरा x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड होगा, तो मैं जिधर जो काम मैं इधर करूंगा
वही सेम काम उधर करूंगा। देख रहे हो ना, मैं जो रेशियो इधर ले रहा हूं वही सेम रेशियो उधर ले रहा हूं। बोलोगे हाँ सर। तो इधर आपने क्या लिया है, x प्लस वाई, तो ऊपर ले लूंगा p प्लस क्यू, और इधर आपने क्या लिया है y प्लस जेड, तो उधर ले लूंगा q प्लस आर। क्लियर है जी सर। कल को मैं ऐसे भी ले सकता हूं भाई कि जो मेरा x रेशियो x प्लस वाई प्लस जेड होगा वही मेरा उधर से भी p अपॉन p प्लस क्यू प्लस आर होगा। मतलब आसान भाषा में सर आप बताओ, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करो, सीधे टू दी पॉइंट आओ। क्या बात टू दी पॉइंट होगा कि जो चेंज हम लोग इस तरफ कर रहे होंगे वही सेम चेंज इस तरफ करेंगे, तो जो रेशियो मेरा फॉर्म होगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। क्या ये छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बात आपके दिमाग में, आपके दिल में बस गया है? बोलोगे जी सर बस गया। तो आज सवाल पे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 3-4, और एक सवाल 2017 में आ चुका है, यही सवाल शायद एक आ चुका है। उसके बाद से सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके लिए मैंने 3-4 सवाल खुद के घर से और खुद के बुद्धि से लिख रखे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाए। चलिए भैया, सवाल है आपके सामने। इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू पैरेलल है आर एस। कंडीशन ध्यान रखना, ये चारों लाइन तीनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, आर एस पैरेलल है टी यू के, टी यू पैरेलल है भी डब्ल्यू के। पी आर बराबर 18। फिर मैं बोला आर टी बराबर 40। फिर मैं बोला क्यू डब्ल्यू बराबर 84। क्यू डब्ल्यू बराबर, बड़ा सही खेल गया यार, बहुत लंबा दे दिया। नहीं, टीवी 32 दिया है, टीवी 32 दिया है, और क्यू डब्ल्यू का वैल्यू सीधा सीधा 84 दे दिया। आपसे बोला क्यूएस बताओ। मैं आपसे क्यूएस नहीं पूछ के मैं बोला कि आप क्यूएस भी बताओ, आप एसयू भी बताओ, आप यूडब्ल्यू भी बताओ, तीनों के तीनों बताओ। कैसे निकालोगे? तो एक आपका बेसिक तरीका है, मैंने सर क्यूएस पे फोकस कराना है, मुझे क्यूएस निकालने के लिए आपने बोला है। क्यूएस कैसे आ सकता है? मुझे गिवन क्या है, मुझे ये गिवन है और मुझे ये नहीं गिवन है, लेकिन इसका सम गिवन है, तो कौन सा तरीका लगा दूं? मैं बोलूं ये पी आर अपॉन, सबको सम कर दो, पी आर प्लस आर टी प्लस टीबी, पी आर प्लस आर टी प्लस टीबी किसके बराबर होगा? तो बोल सकता हूं सर क्यूएस अपॉन तीनों के सम, क्यूएस प्लस एसयू प्लस यूडब्ल्यू, यूडब्ल्यू। चलिए चलिए, अब मैं कैसे करूंगा सर? पी आर का वैल्यू क्या है? 18। ठीक है, ठीक है। तो 18 अपॉन 18 प्लस 40 प्लस 32, और इधर मैं बोल दूं क्यूएस है, और इधर क्या, सबका सम मेरे को 84 की बने। तो मैं क्या कर सकता हूं? 18 18 2 50, 18 32, 18 2 20 30 50 40 90 बराबर क्यूएस अपॉन 84। देख रहे हो, ये एक एक स्टेप लिख रहा हूं। मेरे को इसी बात पे हंसी आ रही है कब से, कि मैं इस तरीके से कब से पढ़ाने लगा, इतना डिटेल लिख लिख के सिखा रहा हूं। पेशेंस के साथ सीखो। मेरे मुंह से गालियां नहीं करती ऐसे टाइम पे, यार ऐसे सॉल्व करोगे तो नौकरी नहीं होगा, सीधी बात है। इसी वजह से मेरे को हंसी और गुस्सा दोनों एक साथ आ रहा है। 18 25 90, 5 इंटू क्यूएस बराबर 84। तो क्यूएस की वैल्यू क्या आएगी? 84 अपॉन 5, तो 16 5 80, 5 8 40, 16.8 आ गया क्यूएस की वैल्यू। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ऐसे पेपर में सॉल्व किए ना भाई, कितना अच्छा लग रहा है, एक एक लाइन लिख के बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन पेपर में नौकरी नहीं होगा ऐसे। नौकरी लेने वाला ये मेथड ही नहीं है। थोड़ा पतला करके काटता हूं, नहीं तो मेरा ही लिखा हुआ कोई फायदा नहीं होगा, सीधी बात। अब आ जाओ नौकरी लेने वाला मेथड सीखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रैंकर्स अप्रोच। हमने इतना जानना है सर,
आपने ये बताया कि जो पीआर रेशियो क्यूएस होगा, जो आरटी रेशियो एसयू होगा, जो टीवी रेशियो यूडब्ल्यू, सब रेशियो बराबर होगा। तो अपने रेशियो में खेलते हैं ना, क्यों इधर टाइम पास कर रहे हो आप? बोले ओके गाइस, आ जाओ रेशियो में बात करते हैं। हमने बोला पहला काम करते हैं, ये 2 से कट रहा है, सब काट लो। 2 नमा 18, 20 दूना 40, 16 दूना 32। अब मैं अगर बोलूं कि मैं देखूं कि 20, 16, 36, 9, 45, 9 रेशियो 45 क्या आया? 1 रेशियो 5। मतलब साफ साफ है कि ये सर 1 यूनिट होगा और ये ओवरऑल 5 यूनिट होगा। साफ साफ सा मतलब है कि ये जो क्यूएस होगा वो 1 यूनिट होगा और जो ओवरऑल होगा वो 5 यूनिट होगा। तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है 84 और मुझसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 16 5 80, 5 8 40, 1 यूनिट की वैल्यू 16.8 आ गया। अब मुझे जरूरी नहीं सिर्फ ये, मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे सॉल्व करना हो कि अगर मुझे सॉल्व करना हो, आप लोग थोड़ा सा छोड़ो, बाद में बात कर लूंगा। सोचा उठा लूं, लेकिन क्या ही उठाऊं, इतनी रात को कॉल कौन करता है। नहीं उठाऊंगा। अब आ जाओ, हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं? हमने ये फोकस कर रहे हैं, हमने क्यूएस निकाल लिया। अगर मुझे एसयू निकालना हो, अगर मुझे यूडब्ल्यू निकालना हो, कैसे निकालूंगा? सर जो एसयू है किसके फोकस पर है? इसके। अगर मुझे निकालना हो तो ये दो रेशियो होगा, इसी रेशियो में क्यूएस रेशियो एसयू होगा। हाँ, मैं बोल सकता हूं 9 यूनिट का वैल्यू क्या है? 16.8, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा, मैं वो तरीके से निकाल सकता हूं कि 20 यूनिट अपॉन 9 + 20 + 16, मतलब 20/45, 20/45। तो मैं बोलूंगा 5 चौके 20, 5 9 45। अब मेरे लिए जो 84 है वो 9 यूनिट की वैल्यू है। अब मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मेरा एसयू 4 यूनिट है तो मेरा क्यूडब्ल्यू 9 यूनिट है। रेशियो से सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू मुझे 84 दिया हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। अब मैं करूं तो क्या बोलूंगा? 9 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 84/9, तो 4 यूनिट की वैल्यू इंटू 4, 3 तिया 9, 28 तिया 84, तो 28 चौके 112/3 एसयू का वैल्यू हो जाएगा। एसयू का वैल्यू 112/3। अगर मैं चाहता तो मैं पूरा ना करके भी सॉल्व कर लेता। कैसे? सर ये 9 रेशियो 20 में थे, ये 16.8 रेशियो एसयू था, तो 9 यूनिट का वैल्यू 16.8 है। ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं सोचने कि 9 यूनिट का वैल्यू 16.8 था, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 16.8/9, तो 20 यूनिट का वैल्यू इंटू 20 कर दो। डेसिमल गया, एक जीरो आ गया, जीरो से जीरो खत्म। 168 दूना 336, 3 से काट लो ना, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौके 8, 3 5 15, 3 6 18, 56 दूना 112/3। मेरी बात को आप समझ रहे हो? आपको मन करेगा ये अपॉन टोटल कर दो, आपको मन करेगा ये अपॉन ये कर दो, बस इधर जो काम करना उधर भी वही काम करना। मुझे यूडब्ल्यू निकालना है। यूडब्ल्यू कितने तरीके से निकाल सकता हूं? मुझे मन कर रहा है मैं 20 रेशियो 16 कर दूं, तो क्या होगा? 20 रेशियो 16 करूंगा तो ध्यान देना, 4 5 20, 4 चौके 16। सर ये 5 यूनिट हो रहा है और ये 4 यूनिट हो रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आपको मन कर रहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करेगा, मैं 16 रेशियो टोटल कर दूंगा, तो टोटल से कंपेयर कर दूंगा। मैं 9 रेशियो 16 कर दूंगा, तो 9 का वैल्यू 16.8 है, 16 का वैल्यू निकाल दो। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि इधर से जो नंबर लो उधर से भी उस नंबर को कंपेयर कर दो, उधर से भी उस नंबर को कंपेयर कर दो। मैंने मान लिया कि मैंने 20 और 16 लिया, 4 5 20, 4 चौक 16, 5 रेशियो 4 में, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट का निकाल दो। 5 यूनिट बराबर 112/3, तो 1 यूनिट बराबर होगा 112/5 दिया 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगा इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो, 448/15, 448/15। क्लियर है? क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े। हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर तो 16.8 है। ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा सिखाई है। इस सवाल को आप खुद से निकालो। क्या है सवाल? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी, पैरेलल है ई एफ, पैरेलल है जी एच के। अगर बी एच बराबर 188 है, मुझे फुल बी एच की लेंथ 188 दिया हुआ है।
और AC बराबर 42 है, C बराबर 24 है और QR बराबर 36 है और RS बराबर 42 है। मुझसे EG प्लस PQ प्लस DF की वैल्यू पूछा है, मैं लाल से लगा देता हूं। मुझे इसका प्लस इसका सम पूछा है, यही पूछा है ना, बोलो की चीज है। देखो कैसे तेजी से सॉल्व होता है। अगर देखना, अगर मैं बोलूं बेसिक से लिखूंगा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा कि 42/24 बराबर PQ/36, 24/EG बराबर 36/42, ऐसे नहीं, जो बच्चे करते हैं। अपन टॉपर है, टॉपर टाइप करेंगे। देखो 6 7 42, 6 चौके 24। सर ये 7:4 में होगा, 4 की वैल्यू 36 तो 4 नमा 36, 7 की वैल्यू 7 नमा 63। क्लियर? बोलोगे जी सर। अब मैं इसे छोड़ दो, अब मैं इसे देखता हूं। अगर मैं इसे काटूं तो क्या होगा, 6 6 का 36, 6 7 42। ये सर 6:7 में, सर 6 का वैल्यू 24, 6 चौके 24, तो ये 7 का वैल्यू 7 चौक 28। इजी का लेंथ 28 आ गया। अब मैं चाहूं तो ऐसे ही इसको भी कर सकता हूं। देखो कैसे कर सकता हूं, ध्यान देना। कैसे कराऊं आप बताओ? जैसे बोलोगे वैसे करा दूंगा, आप जैसे बोलोगे वैसे करा दूंगा। मैं चाहूंगा तो इस तीनों से कंपेयर करके करा दूंगा, मैं चाहूंगा तो इस तीनों से भी कंपेयर करके करा दूंगा। आओ इस तीनों से कराता हूं। मैंने बोला 3 से काट दो, 21 तिया 63, 12 तिया 36, 14 तिया 42। 21 + 12 + 34, 21 12 33, 33 10 43 4 47। मुझे किसका वैल्यू निकालना था सर? मुझे DF का वैल्यू निकालना था, मतलब मुझे 12 के सामने वाला निकालना था। इस पूरे का सम क्या है? 47। इस पूरे का सम क्या है? 47। 47 इस पूरे के सम के बराबर होगा, तो सर 47 बराबर है 188। 47 × 4 है, मतलब 12 × 4 हो जाएगा 48। इस पूरे का सम 47 है, तो इस पूरे का सम 47 यूनिट होगा। सर 47 यूनिट किसके बराबर है? 188, जो कि 4 गुना है। तो मुझे 12 DF का वैल्यू निकालना था, तो 12 के 4 गुना इसके सामने वाले के 4 गुना कर दिया, 48 आ गया। मुझे इन तीनों का सम निकालना है, जो तीनों मैंने निकाला है। 63 + 48 + 28 सबको जोड़ दो, 28 + 63 + 48 सॉल्व किया। 8 3 11 8 19 की 9, 1 बचा, 6 2 8 4 12 1 13, 6 4 10 2 12 1 13। 139 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल करते हैं। सवाल है कि इन द गिवन फिगर, अब आप खुद से भी कर सकते हो, खुद का दिमाग भी लगाया करो। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है, CD पैरेलल है, EF पैरेलल है, GH पैरेलल है IJ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x × y + z। x × y + z का वैल्यू क्या होगा? x × y + z कैसे करें? कुछ दिमाग बताओ, कोई तरीका बताओ, कुछ सूझ रहा हो आपको? सर हमें सूझ रहा है। क्या सूझ रहा है सर? हमें यह सूझ रहा है कि अगर हमें दे दीजिएगा, मुझे निकालना क्या है, x × y + z। अगर मैं आपको ना बहुत तरीके बता सकता हूं, मैं 3 4 तरीके मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं सबसे पहले ना एक तरीका सिखाता हूं जिसमें x y z तीनों अलग अलग फाइंड आउट करना पड़े। मैं मतलब x भी फाइंड आउट कर लूं, मैं y भी फाइंड आउट कर लूं और मैं z भी फाइंड आउट कर लूं। लेकिन अगर मुझे उत्तर निकालना है तो जरूरी नहीं कि मैं x y z सबको अलग अलग फाइंड करूंगा तभी उत्तर आएगा। उत्तर बिना x बिना y बिना z के वैल्यू निकाले भी आ सकता है। मैं वो तरीका भी आपको सोचने सिखाऊंगा। पहले मैं अलग अलग वैल्यू निकालना सिखाता हूं। मुझे क्या चाहिए सर? x y z कैसे निकालूं? कुछ आपको बुद्धि काम कर रहा है। सर अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, सर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, छोड़ देते हैं। अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, सर फिर से 2 वेरिएबल हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। अगर मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, z और 64, सर 2 वेरिएबल तो होंगे लेकिन दोनों z और z सेम होंगे, सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग किसका लें? हम लोग किसका लें? इसका, 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 इसका। 25:z पहला काम किया, 25:z बराबर कर दिया z/64 के। मुझे पता है कि z² बराबर हो गया 25 × 64। स्क्वायर रूट करूंगा तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 8, 64 का स्क्वायर रूट 8। z की वैल्यू मुझे 40 मिल गई। लोगों के लिए वो z होगा, मेरे लिए ये 40 है, मेरे लिए ये 40 है। अब देखो कितना तेज होता है कहानी। बस हमें इतना पता चल गया 40 है। अब मैं बोल सकता हूं कि 5 7 35 और 5 8 40। हमने इसका रेशियो अगर काट दिया तो ये 7:8 में, सर ये भी 7:8 में होगा।
तो 8 अट्ठे 64, 7 अट्ठे 56। मुझे 8 अट्ठू 64 तो 7 अट्ठू 56 बोलोगे जी सर। अब मुझे अगर ये दोनों चाहिए, अगर मुझे ये, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सर ये 56/27 है, बड़ा डेसिमल में जा रहा है यार, डेसिमल जा रहा है ना। हाँ सर डेसिमल जा रहा है, कोई बात नहीं अपन कर देंगे, अब ये भी कर ही देंगे, ये भी सह लेंगे। अगर हम बोले मुझे z की वैल्यू 40 मिल चुकी है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूं, कुछ बताओ यार, हमें भी कुछ सिखाओ यार। देखो अगर हम चाहें तो इस दोनों का रेशियो को बराबर कर दे तो भी x आ जाएगा, इस दोनों का रेशियो को बराबर कर दे तो भी x आ जाएगा। x ही तो निकालना है, निकाल देते हैं। x/35 बराबर 27/56 कर दो। x/35 बराबर 27/56, 7×5 = 35, 7×8 = 56। तो x की वैल्यू हो गई 135/8। x की वैल्यू हो गई 135/8। मुझे x की वैल्यू मिली 135/8, मुझे y की वैल्यू मिली 56 और मुझे z की वैल्यू मिली 40। मुझे निकालना है x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई प्लस जेड। 135/8 इंटू वाई प्लस जेड, 56 + 40। 56 + 40 कितना होगा 96, तो 12 बार में जाएगा, 12×8 = 96, 12 × 135, 12×25 = 60 की 0 6, 13×12 156 और 6 162। 1620 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 1620 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोला था, याद रखे हो? हाँ, कि सर हमें एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट भी उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे एक्स वाई प्लस एक्स जेड की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक्स वाई प्लस एक्स जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैं बोलूंगा मुझे x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं सर, x/35 + 27/y ले लेते हैं। x/35 + 27/y ले लेते हैं, तो मुझे सिंपली xy बराबर मिल गया 27 × 35। अब मुझे चाहिए x इंटू जेड की वैल्यू। एक काम करते हैं सर, मैं 25/x और z/27 ले लेते हैं, तो मैं ले लूंगा 25/x + z/27। तो यहां से सर मुझे x इंटू जेड मिल गया 25 × 27। अब मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड जोड़ दूंगा, तो 27 × 35 + 25 × 27, इसको और इसको जोड़ दिया, 27 कॉमन हो गया, तो मैं साफ साफ बोल दूंगा 27 कॉमन किया तो 35 + 25, तो 35 × 25 = 60, तो 27 × 60, 27 × 6 = 162, 1620 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 1620 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो। ये सवाल आप खुद से कर लोगे। मुझे दिया क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी, सी डी पैरेलल है ई एफ, ई एफ पैरेलल है जी एच के, तो एक्स की मान बताना है। अगर मैं बोलूं तो मुझे और क्या दिया हुआ है, मुझे ये दोनों बराबर दिया हुआ है। अगर मेरा ये जेड है तो ये भी जेड होगा, बस ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया हुआ है। कैसे करोगे सर? वैसे ही जैसे आपने सिखाया है। अगर हम साफ साफ बोले कि जेड और जेड कॉमन है, तो 20/z और z रेशियो 80 ले लूंगा, तो यहां से z की वैल्यू मुझे इजीली मिल जाएगा। तो मैं z निकाल लिया, 20/z बराबर होगा z/80, z का स्क्वायर बराबर होगा 20 × 80 को मेरे दिमाग में खोल दिया 20 × 4, तो z की वैल्यू आ जाए 20 का स्क्वायर रूट 20 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो z की वैल्यू सर मुझे 40 मिल गई। ये आपके लिए z है, ये मेरे लिए तो 40 है, ये तो मेरे लिए तो 40 है। ठीक ठीक है। अब मैं अगर मेरे से बोले कोई कि x निकालो, तो मैं x इजीली निकाल दूंगा। कैसे सर? ये मेरा 4/3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 5 = 15 होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 5 = 15 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो हम लोग लैडर थ्योरम का एक्सटेंशन, जिसको हम लोग आगे जाके एक बार ट्रेपीजियम में भी पढ़ने वाले हैं और ट्रेपीजियम में और ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सवाल को डिस्कस करेंगे, जो कि लाइन के केस से बनता है और लाइन के लेंथ से
आपको ट्रेपीजियम में 2017 मेंस में 2022 प्री में भी एक सवाल पूछा गया था, जिसको हम लोग ट्रेपीजियम में ही डिस्कस करेंगे। काफी सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। इस पे सवाल को देखो, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एडी इंटू बीसी। आप इतना मत समझो, याद करने सिखा दूं। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा m है और ये मेरा n है और ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो याद कैसे करते हैं? देखो, मुझसे हमेशा ये बीच वाली लेंथ पूछता है। तो अगर मुझसे लेंथ ऑफ EF लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ BE पूछे, लेंथ ऑफ BE पूछे, लेंथ ऑफ मुझसे BE पूछे, क्या पूछे? B। लेंथ ऑफ BE मुझसे पूछे, तो मैं बोलूंगा इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एक्स प्लस m इंटू वाई अपॉन m और n का सम, m प्लस n। ये जो आता है ये लेंथ ऑफ BE आता है। देखो, आप इधर से भी देखोगे तो वही लिखा गया होगा, AD इंटू BC, AD इंटू BC। तो ये AD को देखो, ये BC है, इसको AD के साथ मल्टीप्लाई किया गया। CF इंटू AB, CF इंटू AB, देखो ये Y है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो CF इंटू AB अपॉन AB प्लस BC अपॉन M प्लस N। मैं आपको याद करने का तरीका दिखा दिया कि इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से, इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले से अपॉन दोनों का सम, जो रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपका बेसिक तरीका है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट और एक ट्रिक भी सिखाऊंगा रेशियो मेथड का, जिसका यूज आप करोगे तो और ज्यादा आपको हेल्प होगा। पहले हम लोग उस सवाल को बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। आज जो आपके सामने सवाल है, इसको बेसिक से पहले सीखो। क्या है सवाल? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, सवाल ये है सर कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD पैरेलल है EF के, और दिया है कि AB बराबर 49 है और EF बराबर 97 है। मुझसे दिया है कि AC बराबर है 5/7 ऑफ C। अगर मैं C को इधर लाऊं तो AC अपॉन C मुझे 5:7 दिया हुआ है। तरीका आपको याद है? जी सर, 7 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, तो 7 इंटू 49 प्लस 5 इंटू 97 अपॉन 7 प्लस 5। अगर मैं सॉल्व करूं मेरे भाई, तो 7 9 63 के 3, 6 बचा, 7 चौका 28, 6 34, 343, 5 7 35 की 5, 3 बचा, 5 9 45, 3 48 अपॉन 7 प्लस 5 12। सॉल्व करूं तो 5 3 8, 8 4 12, 4 3 7 1 8 अपॉन 12, 12 6 के 72, 12 9 108। जो मेरा लेंथ ऑफ CD आया वो 69 आया, जो लेंथ ऑफ CD आया वो 69 आया। ये आपका बेसिक अप्रोच है इस सवाल का सॉल्व करने का, ये आपका बेसिक अप्रोच है इस सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन आप बेसिक पढ़ोगे क्या? आप बेसिक से करोगे क्या? नहीं सर, हम टॉपर, हम रैंकर्स अप्रोच से करेंगे। ऐसे तो जिसको रट्टा लगाया होगा वो करेगा, लेकिन अपने को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, अपने को मेथड भी सीखना है कि नहीं? बोलोगे जी सर, एकदम बात सही है आपकी। अब मैं आपको एक छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बात सिखाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये लाइन AB है उसका लेंथ क्या है? 49, और ये जो लाइन EF है उसका लेंथ क्या है? 97। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये लेंथ छोटा होगा, और जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा ये लेंथ बड़ा होगा। बोलोगे जी सर, मतलब अगर मैं बोलूं मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे प्यार, इस बात को समझना। बोलोगे हाँ सर समझेंगे, कि जैसे जैसे मैं 49 से नीचे आता गया हूं ये चौड़ा होते 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 97 का हो गया है। बात में दम है, 97 का हो गया। इसका मतलब है सर कि 49 से कितना नीचे आए हो कि 97 हुआ है? सर 5 7 12 यूनिट नीचे आए हो आप, 12 यूनिट नीचे आप आए हो। सर 49 से 97 बढ़ा कितना है? तो 97 माइनस 49, 97 माइनस 49। सर जो बढ़ा है 17 से 9 गया 8, और 8 से 4 गया 4।
सर यहां से यहां आने में 48 यूनिट का चौड़ाई इंक्रीज हो गया है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो कि 5 7 12 बढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बढ़ा कितना 48, लेकिन हमने बढ़ा कितना 7 12, 5 7 12, तो 12 यूनिट बराबर है 48 के, तो 1 यूनिट बराबर है 4 के। मतलब जब मैं ये 1 यूनिट का लेंथ आगे बढ़ रहा हूं तो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा हूं। 1 यूनिट बढ़ा 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बढ़ा 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बढ़ा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है सर जब मैं यहां से यहां तक आया हूंगा तो 5 यूनिट बढ़ा होगा, तो 5 चौके 20 बढ़ गया होगा। जब मैं यहां से यहां आया हूंगा तो 7 चौके 28 बढ़ गया होगा। तो मैं दो तरीके से सोच सकता हूं, मुझे CD निकालना है, या तो 97 से 28 घटा दूं या 49 में 20 जोड़ दूं, तो दोनों ही केस में मुझे लेंथ ऑफ CD मिल जाएगा। जब मैं 49 से 20 आगे बढ़ा हूं तो मुझे CD 49 + 20 69 मिल गया। या फिर मैं बोल दूं 97 से 28 पीछे चला जाऊं तो 17 से 8 गया 9 और 8 से 2 गया 6, फिर भी 69 मिल जाएगा। तो मैं इस रेशियो में कितना इंक्रीज है और इस रेशियो में कितना डिक्रीज है उस पॉइंट पे फोकस करूंगा और मैं उत्तर को अपने चरणों पे ला दूंगा। है कि नहीं? बोलोगे जी सर। एक बार फिर समझाता हूं। जैसे जैसे नीचे आया हूं मेरा लेंथ बढ़ा है। मेरा लेंथ कितना बढ़ा है 48। लेंथ किस रेशियो में बढ़ा है 5:7 में। तो 12 यूनिट बराबर 48, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर 20, 7 यूनिट बराबर 28। 49 से 20 आ गया तो इस लाइन पर आ गया, फिर 28 आगे गया तो 97 पे आ गया। तो या तो 97 से 28 पीछे चला जाऊं या फिर 49 से 20 आगे चला हूं, मैं आंसर पे आ जाऊंगा। एक सवाल आपके सामने फट से इसी तरीके से सॉल्व करो। सवाल क्या है मेरे लाल कि AC रेशियो C 3:4 है, लेंथ ऑफ AB 29 है और लेंथ ऑफ ये 57 है। 29 से 57 सर कितना आगे है 28 आगे है। किस रेशियो में आगे है 3 4 7, तो 7 यूनिट बराबर है 28, 1 यूनिट बराबर है 4, तो 3 यूनिट बराबर है 3 चौके 12। 29 से 12 आगे आ जाओ 41 आ जाएगा, या फिर 4 चौके 16, 57 से 16 पीछे चले जाओ फिर भी 40 बनाएगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इससे पीछे जा रहे हो कि उससे आगे आ रहे हो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे आपका लाइन एंड एंगल खत्म होता है। शुरू होगा पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल में एंगल से कैसे सवाल बनते हैं, फिर ट्रायंगल में फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे सवाल बनते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कैसे सवाल बनते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ये सारे टॉपिक पढ़ के फिर साथ साथ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ सर्कल पढ़ेंगे और एंड हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।